हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंक बूस्टर सीरीज में। आज यहाँ पे हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में डिस्कस करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे चलती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस लीफ एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की जो लीफ होती है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस चलती है, और प्लांट के जो दूसरे ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहाँ पर फोटोसिंथेसिस चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट के स्टेम के बारे में बात करते हो, प्लांट का स्टेम अगर आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है तो वहां पर भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं लीफ के बारे में बात करता हूँ तो लीफ में एक स्पेशल सेल पाए जाते हैं जिसे हम लोग मीजोफिल सेल्स कहते हैं, और लीफ में एक्चुअली मीजोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस चलती है। मीजोफिल सेल के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मीजोफिल सेल में भी अगर हम बात करते हो तो मीजोफिल सेल में भी एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस चलती है। तो ये हम जो है ना, अब ये कई सारे लेवल पे हम जाके आंसर अपना कर सकते हैं। सिंपल अगर आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ पे चलती है, तो आप बोलोगे लीफ के अंदर चलती है। लीफ में भी आपसे पूछेगा तो मीजोफिल सेल में भी आपसे पूछेगा तो क्लोरोप्लास्ट आपको ऑप्शन करना है, मतलब आंसर करना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऑप्शन पे कि भाई हमें ऑप्शन क्या दिया है। ठीक है, अगर लीफ ऑप्शन ना दिया तो मीजोफिल सेल करना है, अगर मीजोफिल सेल भी अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो हमें क्लोरोप्लास्ट करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग सेल चैप्टर में पढ़ चुके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे, क्लियर है। तो अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में बात करता हूँ भाई, क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करता हूँ तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के पास दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि ये चीज़ों को आसानी से अंदर और बाहर जाने देती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करता हूँ तो इनर मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है वो कम होती है, यानी कि ये चीज़ों को आसानी से अंदर और बाहर जाने नहीं देती है। मेम्ब्रेन के अंदर ये जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, और स्ट्रोमा के अंदर कई सारे थैलाकॉइड के गुच्छे पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। जैसे ये हमारे पास पहला थैलाकॉइड हो गया, ये दूसरा थैलाकॉइड हो गया, ये तीसरा थैलाकॉइड हो गया। इस तरह से कई सारे थैलाकॉइड आपस में जुड़कर एक गुच्छा बना लेती है, और इस थैलाकॉइड के गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं, क्लियर है। अब स्ट्रोमा के अंदर कई सारे ग्रेनम पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे ये पहला ग्रेनम हो गया, ये दूसरा ग्रेनम हो गया, तो ये दोनों ग्रेनम की जो थैलाकॉइड होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब एक से ज्यादा ग्रेनम हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, क्लियर है। ग्रेना प्लस स्ट्रोमा लैमेली को हम इन दोनों को एक साथ मिला के क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर हम लोग मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो मेम्ब्रेन सिस्टम में लाइट रिएक्शन चलती है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन को हम लोग हील रिएक्शन भी कहते हैं या फिर फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब लाइट रिएक्शन में हमें दो बातें ध्यान रखना है। पहला, लाइट रिएक्शन जो है वो केवल और केवल लाइट के प्रेजेंस में होगा। लाइट अगर प्लांट को मिलेगी तो वहाँ पे लाइट रिएक्शन चलेगी, और लाइट नहीं मिलेगा तो लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी। ये बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। लाइट रिएक्शन की अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन में हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला O2, दूसरा ATP, तीसरा NADPH। O2 जो है वो स्टोमेटा के द्वारा बाहर चला जाता है एटमॉस्फेयर में। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट बचा है, पहला ATP और दूसरा NADPH, क्लियर है। अब बात करते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की अगर बारे में बात करता हूँ तो स्ट्रोमा के ऊपर, ध्यान सुना, स्ट्रोमा के बारे में बात करता हूँ तो स्ट्रोमा के ऊपर डार्क रिएक्शन चलती है। डार्क रिएक्शन को हम लोग कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं या फिर ब्लैकमैन्स रिएक्शन कहते हैं या फिर इसे बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डार्क रिएक्शंस के बारे में बात करते हो तो डार्क रिएक्शन जो नाम है ना वो एक मिसनोमर है, यानी कि ये जो नाम है वो गलत है, क्योंकि डार्क रिएक्शन केवल डार्क में नहीं चलती है, डार्क रिएक्शन लाइट में भी चलती है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डार्क रिएक्शन नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट पे सीधे डिपेंड नहीं करती है, बट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। बट जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या है, O2, ATP, NADPH, जिसमें से O2 जो वो स्टोमेटा के द्वारा बाहर चला जाता है एटमॉस्फेयर में, तो जो डार्क रिएक्शन है वो सीधे ATP पर NADPH पे डिपेंड करती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। डार्क रिएक्शन की अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ तो डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज को बनाने के लिए, डार्क रिएक्शन इस ग्लूकोज को बनाने के लिए ATP और NADPH का यूज करती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। ग्लूकोज की अगर बारे में बात करते हो तो ग्लूकोज एनाबॉलिक रिएक्शन से बनती है, और एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी खर्च होती है, और ये जो एनर्जी है वो ATP और NADPH प्रोवाइड करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब यहाँ पे तीन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। पहला, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करता हूँ तो फोटोसिंथेसिस में दो फेज होती है, पहला लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस में दो प्रोडक्ट बनते हैं, पहला O2 और दूसरा ग्लूकोज, और ये दोनों हमारे लिए जरूरी है।
तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस की जो मेन प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज बाद में बनता है, पहले O2 बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।